मैं श्री गौतम शिक्षण संस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं किशोर सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम प्रश्नावली 1.1 के कक्षा 9th विषय गणित के विषय में हम पढ़ेंगे। चलते हैं हम प्रश्नावली 1.1 की ओर। प्रश्नावली 1.1 में जो हमारे पास जो शब्दावली है, इसके अंदर कौन कौन से शब्द आएंगे उसके बारे में पहले हम चर्चा करते हैं, फिर बाद में हम उसको बारे में पढ़ाते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास 1.1 के अंदर ये शब्द आता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किससे कहते हैं? प्राकृत संख्या का मतलब होता है, जैसे हम लिखते हैं ना प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या का प्रतीक होता है n। इसको हम कैसे व्यक्त करते हैं? 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जाती हो, ये इसको चिन्ह है अनंत तक, इसको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि प्राकृत संख्या वह संख्या, पहला पॉइंट आ गया इसका कि वह संख्या जो 1 से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है और खत्म कहाँ होती है? खत्म तो होती ही नहीं है, क्योंकि जो प्राकृत संख्या होती है ना वो 1 से शुरू होती है और संख्या कभी भी गिनती के अक्षर होते हैं, गिनती होती है, वो कभी भी खत्म नहीं होती है, अनंत तक चलती रहती है। तो वह संख्या जो 1 से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? देखो ये 1 से शुरू होती है, 2 3 4 5 है और ये अनंत का चिन्ह है और अनंत तक ये असीमित होती है, अनंत तक वह संख्या जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है, अनंत तक जाती है या चलती है जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। वापस देखिए प्राकृत संख्या का प्रतीक n होता है, जो 1 से शुरू होती है अनंत तक जाती है। अब इस सवाल के अंदर प्राकृत संख्या के अंदर आप देखोगे तो सभी जो संख्या होती है वो प्लस से की है, माइनस की कोई भी संख्या नहीं है। तो ये दूसरी विशेषता इसके अंदर क्या होती है? सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। धनात्मक का मतलब होता है प्लस में होती है। सभी प्राकृत संख्या किस में होती है? धनात्मक, यानी कि प्लस में होती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास है ये 7 है। अब आपसे पूछे कि 7 प्राकृत संख्या है? हाँ है, क्योंकि ये 1 2 3 से शुरू होती है और 7 है ना, 1 से लेकर अनंत की संख्या बीच में प्लस आता है, तो ये प्राकृत संख्या है। 7 क्या है? प्राकृत संख्या है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 8 क्या प्राकृत संख्या है? हाँ है, 8 प्राकृत संख्या है, क्योंकि 1 से शुरू होती है जिसके अंदर अनंत तक जाती है, तो 8 इसके बीच में आता है, तो ये भी एक क्या है? प्राकृत संख्या है। अगर मान लीजिए कह दिया कि 35 क्या प्राकृत संख्या है? हाँ है, 35 प्राकृत संख्या है, क्योंकि ये 35 संख्या किस में आती है? जब 1 से गिनती शुरू होती है तो अनंत तक जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं? इसको 35 को भी प्राकृत संख्या बोल सकते हैं। या मान लीजिए हमारे पास आता है -3, क्या ये प्राकृत संख्या है? ये प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि ये माइनस की है। अगर मान लीजिए हमारे पास ये +3 है, तो हम ये कह सकते हैं कि 3 है ना, ये प्राकृत संख्या है, क्योंकि ये धनात्मक है और ये प्लस संख्या से शुरू होती है। और प्राकृत संख्या के बारे में तीसरी क्या विशेषता होती है? हमारे पास संख्या रेखा होती है ना, ये संख्या रेखा, ये संख्या रेखा ये होती है हमारे पास 0। प्राकृत संख्या को यहाँ से व्यक्त करते हैं 1 2 3 4 5 और ऐसे ऐसे करते करते प्राकृत संख्या चलती रहती है। तो रेखा संख्या के अंदर 0 इधर होता है लेफ्ट हैंड साइड और इधर होता है राइट हैंड साइड, तो प्राकृत संख्या को हम राइट हैंड साइड में व्यक्त करते हैं। रेखा संख्या पर 0 से व्यक्त करते हैं, 0 होता है, ये 0 तो हमारे पास प्राकृत संख्या में गिनती आती नहीं है, तो रेखा संख्या के अंदर ये जो यहाँ से होती है ना, ये प्राकृत संख्या कहलाती है। यहाँ से प्राकृत संख्या जो ये 1 से शुरू होती है और ये अनंत तक जाती है, तो इसको हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। तो हमने प्राकृत संख्या की सबसे पहला क्या होता है, इसको n से व्यक्त करते हैं और 1 से शुरू होती है अनंत तक जाती है और सभी प्राकृत संख्या धनात्मक होती है। धनात्मक का मतलब मैंने बता दिया, सभी संख्या प्लस की होती है, 7 प्लस का, 8 प्लस का, 9 प्लस का, 11 प्लस का, 17 प्लस का, जो भी प्राकृत संख्या होती है वो प्लस से होती है। और रेखा संख्या पर ये जो हमारे पास कौन सी है? रेखा संख्या पर इसको हम क्या करते हैं? ये होता है बायां पक्ष, ये होता है दायां पक्ष, तो दायां पक्ष की ओर से इसको व्यक्त करते हैं। तो रेखा संख्या पर, रेखा संख्या पर ये राइट हैंड साइड में होती है। किस साइड में होती है? राइट हैंड साइड में होती है,
ये लिखा हमने राइट हैंड साइड में होती है। तो ये प्राकृत संख्या राइट हैंड साइड में होती है। इसके बारे में हमने पढ़ा है प्राकृत संख्या के बारे में। हम आगे चलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का जो प्रतीक होता है वो W होता है। और ये कहाँ से शुरू होती है? देखो पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते कहाँ तक जा रही है? अनंत तक। तो पूर्ण संख्या के बारे में हम क्या पढ़ सकते हैं कि वह संख्या जो शून्य यानी 0 से शुरू होती है, शून्य से शुरू होती है, शून्य से शुरू होती है और अनंत तक चलती है, अनंत तक चलती है या खत्म ही नहीं होती है। इसकी लिमिट क्या होती है? असीमित होती है। ये अनंत तक चलती है या जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। पहला पॉइंट हो गया कि वह संख्या जो शून्य से शुरू होती है और अनंत तक चलती है, उससे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या का प्रतीक होता है W होता है। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, यदि प्राकृत संख्या में शून्य शामिल कर दिया जाए, शून्य शामिल कर दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। यदि प्राकृत संख्या में शून्य शामिल कर दिया जाए तो वो हमारे पास क्या बन जाती है? शून्य शामिल कर दिया जाए तो ये पूर्ण संख्या बन जाती है। अब कैसे बनती है? देखो प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है? 1, 2, 3, 4 और अनंत तक चलती है यह, लेकिन इसके अंदर 0 नहीं है। जैसे ही हम आगे 0 लिखे तो यह क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या हो जाती है। तो इसकी दूसरी विशेषता क्या हो गई? यदि प्राकृत संख्या में शून्य शामिल कर दिया जाए तो यह पूर्ण संख्या बन जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये होती प्राकृत संख्या n और पूर्ण संख्या होती ये W, इसको बोलते हैं हम पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या के अंदर सभी प्राकृत संख्या शामिल होती है। तो तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या हो गया कि यदि पूर्ण संख्या के अंदर अगर हम प्राकृत संख्या को शामिल कर दिया जाए तो वो क्या हो जाती है? जैसे ये मान लीजिए हमारे पास n है, ये n यानी प्राकृत संख्या और ये क्या हो गया? W, ये W। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सभी पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या शामिल होती है। तो सभी पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृत संख्या क्या होती है? शामिल होती है। तो हम इसको ये कहते हैं पूर्ण संख्या का प्रतीक W है जो 0 से शुरू होता है और ये अनंत तक जाती है। और या प्राकृत संख्या में शून्य शामिल कर दिया जाए तो वे पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे प्राकृत संख्या हमारे पास 1, 2, 3, 4 है और ये 0 से शुरू हो जाती है। इसको 0 को शामिल कर लिया जाए तो ये क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या शामिल हो जाती है। अगला पॉइंट हमारे पास है पूर्णांक। अब देखो हमने पढ़ा है प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। अभी जो हमने बात की वो सिर्फ प्लस की बात की। ये प्लस है ना, प्लस का मतलब 3 धनात्मक 4 प्लस की संख्या, ये प्लस की संख्या, ये प्लस की संख्या, ये प्लस की संख्या के बारे में बात की। तो ये प्राकृत संख्या है और जैसे इसके अंदर 0 शामिल कर दिया, 1, 2, 3 लिख दिया जाए तो ये पूर्ण संख्या हो जाती है। अब हमारे पास आता है ये पूर्णांक। पूर्णांक का अर्थ क्या होता है? देखो नंबर लाइन की बात करते हैं। ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, ये यहाँ होता है 0, ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ऐसे ऐसे आगे चलती है। यह क्या हो गया? -1, -2 और ये -3, फिर ये आगे क्रम ऐसे चलता रहता है। तो हम ये देखते हैं कि जो ये 0 के राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड के अंदर दोनों तरफ संख्या है। तो हम क्या कहते हैं? पूर्णांक किसे कहते हैं? कि पूर्णांक संख्या में वह संख्या जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्या शामिल हो उसको हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक क्या होता है? जेड से व्यक्त किया जाता है। तो वह प्राकृत संख्या, या हम ऐसे कह सकते हैं, देखो पहले 0 है और ये 1 है, ये -1 है। तो पूर्ण संख्या में समस्त ऋण संख्या शामिल कर दिया जाए तो वो क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे पहला पॉइंट के अंदर, या अपनी कॉमन भाषा में क्या लिखेंगे कि समस्त धनात्मक व ऋणात्मक, समस्त धनात्मक ऋणात्मक और 0 धनात्मक ऋणात्मक
संख्या समस्त धनात्मक ऋणात्मक संख्या मिलकर पूर्णांक संख्या बनाती है, पूर्णांक संख्या बनाती है। जैसे ये 0 शामिल है, ये धनात्मक संख्या शामिल है, प्लस की संख्या शामिल है, ऋणात्मक ये माइनस की संख्या ये शामिल है और 0 शामिल है। इनको मिलाकर हम क्या कह सकते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक के अंदर क्या होता है? प्लस की संख्या शामिल होती है, माइनस की संख्या शामिल होती है और 0 भी शामिल होता है। तो ये हमारे पास पूर्णांक हो गया। दूसरा पॉइंट के अंदर हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? यदि ऋणात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्या में शामिल कर दिया जाए, शामिल कर दिया जाए तो वह पूर्णांक कहलाता है, पूर्णांक संख्या बन जाती है। इधर देखो ये लिखा है, यदि पहले सबसे पहले पॉइंट है हमारे पास पूर्णांक, ये है हमारे पास सबसे पहले है पूर्ण संख्या, ये हमारे पास पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या का समुच्चय हम लिखते हैं, पूर्ण संख्या का समुच्चय हमारे पास क्या हो गया? 0, 1, 2, 3, ये 4 और ये 5, ये हमारे पास है पूर्ण संख्या और आगे से चलती रहेगी। जैसे पूर्ण संख्या कर दी जाए, अब हम ये देखते हैं हमारे पास ये सब प्लस की संख्या है, माइनस की संख्या है ही नहीं है। अगर हम यहाँ पर माइनस की संख्या लिखना शुरू कर दिया जाए, इधर हम माइनस की संख्या लिखते हैं, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, ऐसे ऐसे क्रम बढ़ता जाता है। तो हम यहाँ क्या कहते हैं कि समस्त पूर्ण संख्या में यदि ऋणात्मक संख्या शामिल कर दिया जाए, ये माइनस की संख्या शामिल कर दिया जाए, तो ये दोनों मिलकर आपस में क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। तो ये हमारे पास पूर्णांक हो गया। तो पूर्णांक का अर्थ होता है कि समस्त संख्या, चाहे वो प्लस की हो चाहे माइनस की हो, वो सब शामिल होता है तो पूर्णांक कहलाता है। तो देखो हमारे पास ये लिखा n, ये मैंने लिखा n, फिर लिखा हमने w, ये w, फिर हमारे पास आ गया z, ये आ गया z। तो आपने क्या समझा? देखो सबसे बड़ी संख्या होती है, पहले प्राकृत संख्या से शुरू होती है, अगर इसको 0 को शामिल कर दिया जाए तो ये पूर्ण संख्या बनती है, और पूर्णांक के अंदर माइनस की संख्या शामिल कर दिया जाए तो ये क्या बनता है? पूर्णांक बनता है। तो पूर्णांक के अंदर क्या होता है? पूर्ण संख्या होती है, और पूर्ण संख्या में क्या होता है? प्राकृत संख्या होती है समझ में? जैसे ये प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और जेड का मतलब क्या होता है? पूर्णांक। तो ये सब प्राकृत संख्या ये इसके अंदर भी होती है, पूर्णांक भी किसमें होता है? पूर्ण संख्या जेड में होती है, यानी कि पूर्णांक के अंदर होता है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? यदि ऋणात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्या में शामिल कर दिया जाए तो वे पूर्ण संख्या बन जाती है। इसका अगला पॉइंट लेते हैं हम। पूर्णांक हो गया हमारे पास परमेय संख्या। परमेय संख्या का प्रतीक होता है Q। समस्त ऐसी संख्याएं जिसमें अंश व हर हो, ये परमेय संख्या कहलाती है। देखो हमारे पास जो भी संख्या प्राकृत संख्या है, यह प्राकृत संख्या हमने यहाँ लिखा, प्राकृत संख्या हमारे पास क्या आ गई? ये हमारे पास प्राकृत संख्या आ गई, ये प्राकृत संख्या। एक हमने पढ़ा, एक पढ़ा हमने पूर्ण संख्या, और एक हमने पढ़ा पूर्णांक, ये पूर्णांक है। ये लिखा समस्त ऐसी संख्या जिसमें अंश व हर हो। अब देखिए ध्यान से देखना, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, और ये पूर्णांक हमारे पास पूर्णांक सब शामिल होता है, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, और ये 0, 1, 2 ये शुरू होता है। ये कहता है कि समस्त ऐसी संख्या जिसमें अंश व हर हो। मान लीजिए हमने लिखा ये 7 और हर लिख दिया 5, तो ये 7/5 है, ये क्या कहलाती है? परमेय संख्या कहलाती है। क्यों? क्योंकि इसमें अंश भी है और हर भी है। आप ये भी लिख सकते हो 8/35, ये क्या भिन्न में है। तो परमेय संख्या क्या होती है? परमेय संख्या का प्रतीक होता है Q, समस्त ऐसी संख्या जिसमें अंश व हर हो। तो ये आ गया हमारे पास अंश और ये आ गया हमारे पास हर। तो इसके अंदर ये क्या शामिल है? इसको हम क्या कह सकते हैं? परमेय संख्या कह सकते हैं। और देखो आप
ये जीरो ले लो, क्या जीरो परमेय संख्या है? हाँ है। जीरो को भी क्या कर सकते हैं, अंश में हर के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ बट्टे में हम क्या लगा सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, तो ये भी एक परमेय संख्या है। जीरो करके नीचे 5 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जीरो है ऊपर, अगर आप नीचे 100 भी लिखो तो भी फर्क नहीं पड़ता। हम इसको, क्योंकि जीरो के अंदर 100 का भाग दो तो उत्तर जीरो आएगा, जीरो में 5 का भाग दो तो उत्तर जीरो आएगा, जीरो में 1 का भाग दो तो उत्तर जीरो आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जीरो को हम अंश में हर यानी भिन्न में लिख सकते हैं। 7/5 भिन्न में दे रखा है, इसमें अंश भी है हर भी है, तो ये परमेय संख्या है। 8/35 ये अंश और हर में है, तो हम इसको परमेय संख्या कह सकते हैं। जीरो है, इसको हम परमेय संख्या कह सकते हैं, नीचे 1 लगा दिया। ये 0/5 है, इसको भी हम क्या कह सकते हैं, परमेय संख्या कह सकते हैं। और 0/100 इसको भी परमेय संख्या कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा है, हर भी आ रहा है और अंश भी आ रहा है। आप ये बताओ 7 क्या ये परमेय संख्या है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? सोचकर बताओ। 7 है परमेय संख्या पूछे तो परमेय संख्या के अंदर सबसे पहले मेन पॉइंट हमारे पास क्या आना चाहिए, मेन पॉइंट आना चाहिए। परमेय संख्या आ गई आपके पास, तो सबसे पहले आप लिखोगे ऊपर अंश और नीचे लिखोगे आप हर, इसको हम क्या बोलते हैं, परमेय संख्या। अभी हमारे पास 7 है, तो 7 को मैंने लिख दिया ये अंश है और हर। अब देखो हर के रूप में हमारे पास क्या है, हर के रूप में कुछ नहीं है, तो हम अपन तरफ से नीचे लगाकर 1 लिख सकते हैं। 7/1, तो ये इसको भिन्न में बदल सकते हैं, अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। किसी भी संख्या को यदि हम अंश में हर के रूप में लिखते हैं तो वे क्या कहलाती है, परमेय संख्या कहलाती है। तो वो संख्या चाहे प्लस माइनस की हो, चाहे वो संख्या प्लस की हो। जैसे आपने -3/7 लिखा है, तो ये भी परमेय संख्या कहलाएगी। अगर आपने -8/1 लिखा है, तो ये भी परमेय संख्या कहलाएगी। आपने यहाँ पर 0/-7 लिखा है, तो ये भी क्या है, परमेय संख्या कहलाएगी। क्यों कहलाएगी? क्योंकि ये सब संख्या क्या है, अंश में हर के रूप में हम लिख सकते हैं। अब देखिए संख्या r को परमेय संख्या कहा जा सकता है। संख्या r कोई भी संख्या हो उसको परमेय संख्या कह सकते हैं यदि इसे p/q के रूप में लिखा हो। तो परमेय संख्या की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखते हो तो वो क्या कहलाता है, परमेय संख्या। और p और q क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, पूर्णांक का मतलब होता है ये -1 0 पूर्णांक और 3 5 8 प्लस के और ये माइनस के शामिल है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये पूर्णांक हो जाएगा। तो पूर्णांक के अंदर हमारे पास ये संख्या शामिल हो सकती है। लेकिन ये क्या लिखा, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो q का मान 0 क्यों नहीं होना चाहिए, देखो 3/0 लगा दिया, तो ये पूर्णांक 3/0 है, नीचे 0 आ गया, तो आप 0 को पहाड़ा बोलते हैं। जैसे कि 3 है, 3 के अंदर हम क्या करते हैं, 0 का भाग देते हैं, 0 0 0 करते जाओ, कभी 3 आता ही नहीं है। तो ये 3 से यहाँ क्या कर दिया, इसने वर्जित कर दिया, यानी कि यहाँ पर इसने प्रतिबंध लगा दिया कि अगर कोई भी संख्या है तो नीचे क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ये इसको हम ये परमेय संख्या के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अब ये लिखा है कि p/q के रूप में p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो पूर्णांक के अंदर क्या हो सकता है, -3 हो सकता है, -5 हो सकता है, -8 हो सकता है, +4 हो सकता है, 7 हो सकता है, कोई भी संख्या ले सकते हैं। अब देखो 3/7 लिखा, क्या ये परमेय संख्या है? हाँ है, क्योंकि इसके अंदर पूर्णांक 3 भी पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है। और सबसे पहले ये देखो कि नीचे जो हर के रूप में 7 लिखा है, क्या है q का मान 0 है, q का मान 0 नहीं है, तो q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए ये लिखा मैंने -3/2, क्या ये परमेय संख्या है? तो ये है परमेय संख्या। क्यों है? क्योंकि ये 3 माइनस के पूर्णांक में आता है और 2 भी प्लस के पूर्णांक में आता है, तो ये परमेय संख्या है। क्या मैं ये 0/3 कर सकता हूँ? क्या ये परमेय संख्या है, क्योंकि देखो q का मान 0 नहीं है, अंश 0 हो सकता है, लेकिन ये नीचे जो q लिखा है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो इसको परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। क्या मैं इसको परमेय संख्या के रूप में लिख सकता हूँ? 7/0 7/0 परमेय संख्या है? ये नहीं है। क्यों कि 0 को जो अगर मान लीजिए हम 7 में 0 का भाग दें तो 0 0 0 करते रहो, कभी भी 7 नहीं आता, तो इसको बोलते हैं अपरिभाषित है, तो ये वर्जित है। 0 का भाग देना अपरिभाषित का मतलब वर्जित कर रखा है, तो हम 0 का भाग नहीं दे सकते हैं। तो हम ये परमेय संख्या 0, अगर हर में 0 हो तो वो परमेय संख्या नहीं होती है। इसका शर्त ये लगा दी कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो संख्या कोई भी संख्या ले सकते हैं, परमेय संख्या कहा जा सकता है जो p/q के रूप में हो और p और q क्या हो, पूर्णांक हो। पूर्णांक का ध्यान रखना
क्या कहलाता है? माइनस की भी संख्या हो सकती है और प्लस की भी संख्या हो सकती है, तो इसको हम कहते हैं पूर्णांक। परमेय संख्या धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकती है, यह मैंने आपको बता दिया। परमेय संख्या धनात्मक हो सकती है, धनात्मक। धनात्मक का मतलब होता है सभी संख्या प्लस की हो सकती है। 3/7 ये परमेय संख्या हो सकती है। 8/10 ये परमेय संख्या हो सकती है। 7/5 ये परमेय संख्या हो सकती है। ऋणात्मक मतलब -1/2 ये परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। -3/7 परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। 7/-3 परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये जो अगर माइनस और प्लस की संख्या, जहाँ माइनस ऊपर भी हो सकता है और हर के रूप में भी हो सकता है, तो इसको हम परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। शून्य को भी परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, ये शून्य है, इसको भी हम परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। 0 0 0। अब बताओ कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि हमारे पास परमेय संख्या की शर्त क्या होनी चाहिए? P/Q। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये 0 आ जाएगा। इसके नीचे भी हमारे पास 0 आ सकता है, तो ये बटा नीचे 3 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये हमारे पास 0 को भी हम क्या कर सकते हैं? परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने ये सवाल को आज परिभाषा के द्वारा सवाल समझाया है, और कोई समस्या है तो आप मेरे से वापस पूछ सकते हो। और इस प्रकार के हम नेक्स्ट वीडियो में 1.1 प्रश्नावली के सवालों को हल करेंगे।